हेलो फ्रेंड्स, मैं करण अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे हमारे, जिस कारण कुछ दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाया। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा जो नाम था चैनल का, शाइनिंग स्टार एकेडमी, उसके नाम में कुछ चेंजेस आए हैं और वो ऐड शाइन के नाम से अब जाना जाएगा। खैर, नाम में परिवर्तन कोई इशू नहीं है, केवल मैं एक इन्फॉर्मेशन था तो आपके सामने यह साझा कर दिया कि अब हमारा जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण नाम को चेंज कर दिया गया और ऐड शाइन एकेडमी कर दिया गया है। और आपको यह भी आपके समक्ष समाचार पत्रों के द्वारा भी प्रकाशित हो रहा होगा कि 7वीं से लेकर जो 10वीं जेपीएससी की परीक्षा है, जो पीटी परीक्षा है, वो 1 से मुझे लगता है कि अगस्त लास्ट तक में भी होने के चांसेस हैं। तो आप जो अपने पढ़ाई जो है उसको पूरी तरह से कंटिन्यू रखें, उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, तो अब जो हमारा जो पिछला जो वीडियो में जो हमारा चल रहा था सीएनटी एक्ट के अध्याय 10 पर हम लोगों ने पिछले वीडियो को समाप्त किया था। अध्याय 10 के कुछ धाराएं जो है वो बची हुई थी। मैं आज अध्याय 10 को आपके समक्ष लाया हूं। अध्याय 11 और अध्याय 12 जो है आपके इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। अध्याय 12 तक आज खत्म होने के बाद कुछ धाराएं जो है सीएनटी एक्ट में बच जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सीएनटी एक्ट मैंने आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही अच्छे वे में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में आप जो है एक स्नैपशॉट ले लीजिए। पहले चलिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे दोस्तों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अध्याय 10 पर आते हैं फटाफट, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग। ठीक है, अध्याय 10 क्या कहता है? अध्याय 10 में हमने देखा था, ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था अध्याय 10 में कि अध्याय 10 भूस्वामी और काश्तकारी के बारे में उपबंध की बात करता है। भूस्वामी तथा काश्तकारी के लिए प्रकरण उपबंध की बात करता है। ठीक है, इसमें हमने पिछले वीडियो में जैसा कि देखा था कि धारा जो 64 जो है कुछ इंपॉर्टेंट धारा था। धारा 64 इंपॉर्टेंट था। धारा 67 का क इंपॉर्टेंट हमने देखा था। धारा 71 का हमने इंपॉर्टेंट वीडियो के रूप में देखा था। ठीक है, सॉरी, इंपॉर्टेंट धारा के रूप में हमने देखा था। ठीक, तो अध्याय 10 भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकरण उपबंध। आप ध्यान रखिएगा कि अध्याय 10 जहां भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकरण उपबंध की बात की जाती है, वहीं अध्याय 10 को आप ध्यान रखिएगा 64 से लेकर 75 तक में अध्याय 10 है, जिसमें भूस्वामी और काश्तकार के लिए प्रकरण उपबंध है। इस पूरे अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है वो 71 का है। दूसरा जो महत्वपूर्ण धारा है वह है 64, क्योंकि 64 धारा, जो 64वीं धारा है, उसमें कोड़कर भूमि की बात की गई है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि धारा 64 के तहत जो है किसी किसान को या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त जो है वो किसी भूमि को कोड़कर भूमि में परिवर्तित करने का आदेश दे सकता है। हमने यह भी बताया था कि कोड़कर भूमि क्या है। कोड़कर भूमि ऐसी भूमि होती है जिसे कोई किसान या भूमिहीन श्रमिक जब किसी परती, ध्यान दीजिएगा, जब किसी परती या टाण भूमि को काटकर, कोड़कर धान की खेती के लायक चौरस बनाया जाता है। जब किसी परती या टाण भूमि को काटकर, कोड़कर धान की खेती के लायक चौरस बनाया जाता है तो वैसी भूमि को कोड़कर भूमि कहा जाता है। यही कोड़कर भूमि की चर्चा है धारा 64 में, कि उपायुक्त जो है किसी किसान को या जिसके पास भूमिहीन है, भूमि नहीं है, उसको
उपायुक्त अनुमति देगा कि भूमि को काटकर धान के खेती के लायक चौरस बनाइए, भूमि को कोड़कर भूमि के रूप में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यही धारा 64 कहता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई रैयत, कोई किसान या भूमिहीन श्रमिक या उसका कोई परिवार का सदस्य कोई भूमि को कोड़कर भूमि के रूप में परिवर्तित तो कर दिया, लेकिन 12 वर्षों तक भी यदि भूमि को धारण नहीं करता है, उस पर खेती बाड़ी नहीं करता है, उस पर अधिभोग का अधिकार नहीं रखता है, बावजूद इसके वह भूमि जो है कोड़कर भूमि उसी रैयत की, उसी किसान की रहेगी जिसने उस भूमि को कोड़कर भूमि के रूप में परिवर्तित किया है। यह 67 बोलता है। कहने का मतलब धारा 64 कोड़कर भूमि की बात करता है कि किसी भूमि को कोड़कर भूमि में परिवर्तित करने का आदेश डीसी देते हैं। ठीक, उसके बाद कोड़कर भूमि को यदि 12 साल तक धारित नहीं करता है तो भी अधिभोग का अधिकार जो है वो बना रहेगा। 12 वर्ष के बाद अधिभोग का अधिकार जो है वो समाप्त होगा। ठीक है, ये 67 बोलता है। 67 क क्या बोलता है? 67 क क्या बोलता है? 67 हमने देख लिया कि 12 वर्ष तक अधिभोग का अधिकार रहेगा। जो कोड़कर भूमि होते हैं उस भूमि की यह खासियत होती है कि उसमें 4 वर्षों तक लगान नहीं लिया जाता है। तो उसी की चर्चा, यह लगान मुक्त भूमि है। या 4 वर्षों के बाद जो लगान लगता है वो बहुत कम लगता है। कितना लगान लगता है वो देखते हैं हम लोग। तो 67 का में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जिस समय कोड़कर भूमि का अधिकार किसी को मिला, उस कृषि वर्ष, मतलब उस कृषि वर्ष को हम नहीं जोड़ेंगे, उस कृषि वर्ष की फसल कटाई के बाद, ठीक है, समझ रहे हैं, उस कृषि वर्ष फसल कटाई के बाद अगले 4 वर्षों तक भूमि पर लगान नहीं लगेगा, लगान मुक्त रहेगा भूमि। ठीक है, और उसके बाद लगान लगेगा, बहुत कम लगेगा। तृतीय वर्ग के जो धनहर भूमि है उस पर जो लगान की दर प्रचलित है उसका भी आधा, अधिकतम आधा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा बस। तो जानिए कि 64 में कोड़कर भूमि, 67 में अधिभोग का अधिकार 12 वर्षों तक रहेगा, नहीं भी धारण करेगा भूमि तो 67 का क है, प्रारंभिक 4 वर्षों तक लगान ये मुक्त रहेगी। 71 क्या है, एक इंपॉर्टेंट था, 71 और 71 का क। ठीक है, इसे भी हमने देखा था। ठीक है, 71 में हमने देखा था कि यदि किसी कारण से बेदखली कर दिया जाए किसी को यदि किसी कारण से किसी रैयत को हम बेदखल कर देते हैं तो एक उसमें कोड़कर भूमि वाली बात नहीं है। किसी भी रैयत को यदि किसी भूमि से बेदखल कर दिया गया, लगान नहीं दिया गया या किसी कारण से कोई विधि का उल्लंघन किया, बेदखल कर दिया, 1 साल तक उसके पास समय रहता है कि भूमि को पुनः अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा ले, पुनः नाम से बंदोबस्त ले। 1 साल तक समय रहेगा, वो 1 साल के अंदर जो है आवेदन दे सकता है। तो बेदखली होने पर कोई रैयत जो है 1 वर्ष तक उसको समय होता है कि उपायुक्त के सम्मुख जो है आवेदन दे सकता है। 71। एक 64 सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा, 64 के बाद एक 67 क देखा, उसके बाद 71 क सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, 71 है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछेगा नहीं कि धारा 71 में क्या है, लेकिन 71 क जिसे 1969 में 1969 में संशोधन के तहत जोड़ा गया है। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969, ठीक है, उसी साल 1969 में इसे जोड़ा गया। 1969 के इसमें संशोधन करके इसको 71 का को जोड़ा गया, जिसमें SAR कोड का प्रावधान किया गया है। शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोड का प्रावधान जो है वो किया गया है। शेड्यूल एरिया रेगुलेशन, कोई भी भूमि अगर धारा 46 का उल्लंघन करके अगर बेची जाती है तो आदिवासी की भूमि अगर किसी दूसरे जात को बेच दी गई है धारा 46 का उल्लंघन कर, तो वैसे जो वाद है वो SAR कोर्ट में लाए जाएंगे और उनको क्षतिपूर्ति या भूमि जो है वो वापस
किया जाएगा, यह 71 क बोलता है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 71 ख क्या बोलता है? यदि धारा 46 का उल्लंघन कर कपटपूर्ण तरीके से कोई भूमि विक्रय की जाए, मतलब धारा 46 का कानून का उल्लंघन कर कोई भूमि बेच दिया गया, ठीक है, या कोई कपटपूर्ण तरीके से ले लिया आदिवासी का भूमि, ठीक है, तो और क्रेता को, खरीदने वाले को इसकी जानकारी हो, वह जान रहा है क्रेता कि हम कपटपूर्ण से खरीद रहे हैं, तो जांच उपरांत कपट करने वाले को, जो कपट किया है क्रेता, उसको 3 साल का सजा या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों दिया जाएगा। 71 का कहता है कि कोई गलत ढंग से जमीन यदि हस्तांतरित हुआ हो आदिवासी का, तो उस जमीन को वापस दिलाया जाएगा SAR कोर्ट से। और अगर गलती जो किया है उसके जांच के बाद अगर खरीदार गलती किया है तो जांच होगा, और जांच सही साबित होने पर 3 साल की जेल है इसमें 71 ख के तहत। 71 ख 3 साल का जेल है, साथ साथ 1000 रुपया जुर्माना भी है, या दोनों, या जेल या जुर्माना या दोनों। अधिकांश केसेस में दोनों ही लगते हैं, दोनों अपराध रहेगा। और मान लीजिए कि अपराध साबित हो गया, उसके बाद भी कब्जा जो है नहीं अभी दिलाया जा सका है मूल रैयत को, आदिवासी को, तो अपराध जब तक जारी रहेगा, अपराध जारी रहने की दशा में अंतरिती को, क्रेता को अपराध की अवधि तक प्रत्येक दिन अधिकतम 50 रुपया जुर्माना अतिरिक्त देना होगा। 71 क समझ गए, SAR कोर्ट है। 71 ख कुछ नहीं है, आप गलती किए हैं तो इसमें दंड है 3 साल का कारावास, 1000 रुपया जुर्माना, दोनों, ठीक है। उसके अलावा 50 रुपया डेली जब तक कि अपराध की अवधि तक समाप्त ना हो जाए, ठीक, 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। 71 ख खत्म हो गया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो धारा है वो मैंने मेंशन किया है। 71 के बाद 64 के बाद 64, 67 का, 71, 71 का ख, एक 72 धारा इंपॉर्टेंट है जो सरेंडर की बात करता है, जमीन हम सरेंडर कर दिए। 73 है रैयत द्वारा भूमि का परित्याग कर दिया गया, 73 धारा इंपॉर्टेंट है। उसके 74 नहीं 75 है भूमि का माप, ठीक है। तो आप इसको इस ढंग से याद रखिएगा। धारा एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं सबों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आप इसको इस तरह से याद रखिएगा। 64 में कुड़कर भूमि, दध्यान दीजिएगा, 64 में कुड़कर भूमि, ठीक। 71 का क में SAR कोर्ट, 64 में कुड़कर भूमि, 71 का क 1969 संशोधन में SAR कोर्ट का प्रावधान हुआ। धारा 71 का ख में क्या हुआ कि 3 साल का कारावास हुआ, 1000 रुपया जुर्माना हुआ। ये दो चीज हो गया, ठीक है। 64 हो गया कुड़कर भूमि, SAR कोर्ट, कारावास। 71 का ख। 72 में है सरेंडर, 72 में है भूमि का सरेंडर। भूमि का परित्याग 73 में है, भूमि का परित्याग किस में है? 73 में है, ठीक है। उसके बाद भूमि का माप किस में है? 75 में। वेरी सिंपल। भूमि को सरेंडर करना है सेक्शन 72, भूमि का परित्याग करना है सेक्शन 73, भूमि का माप कैसे करेंगे? सेक्शन 75, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। लास्ट में एक वीडियो जब CNTS PTX समाप्त हो जाएगा ना, तो इसी तरह का हम एक वीडियो बनाएंगे कि 64 में क्या है, 72 में क्या है, 46 में क्या है, इस तरह छोटा सा, जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे उस तरह से, ठीक है। तो आपको एकदम पूरा हमेशा याद रहेगा। आपको धारा जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, और पूरा जो कानून क्या कहता है उस पर आपको पकड़ रखनी है। तो धारा 72 क्या कहता है? सरेंडर की बात करता है। भूमि को परित्याग की बात उसके बाद धारा 73 में आ जाएगा। 75 में क्या है? भूमि का माप है। ये तीनों धाराएं जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सरेंडर,
भूमि का परित्याग, भूमि का माप। सरेंडर कैसे करेगा? रैयत यदि देखा कि हमको भूमि से जो है हम लगान देने में सक्षम नहीं है, भूमि से लाभ नहीं हो रहा है, भूमि हम सरेंडर कर देते हैं। लेकिन कब करेगा सरेंडर? यदि कोई डीड, पट्टा या कोई एग्रीमेंट, करार नहीं हो, कुछ दिन के लिए, कोई अवधि तक वो सरेंडर नहीं कर सकता है। वही बोल रहा है कानून, कोई रैयत अगर किसी पट्टे या करार या कोई रैयत अगर किसी पट्टे या करार से आबद्ध ना हो तो वह किसी कृषि वर्ष के अंत में डीसी को एप्लीकेशन देगा और डीसी मंजूर करेगा। डीसी की लिखित मंजूरी से अपनी जोत को सरेंडर, अभ्यर्पित, हिंदी हो गया सरेंडर का अभ्यर्पित कर सकेगा। परंतु इसकी सूचना उसको भूस्वामी को, मतलब रैयत द्वारा भूस्वामी को सरेंडर के 4 महीना पहले दे देना होगा। और अगर ऐसा नहीं करता है, सूचना नहीं देता है, तो क्या होगा? अन्यथा सरेंडर के पश्चात अगले कृषि वर्ष के लिए भी उसको जमीन जोत का लगान का भुगतान करना होगा। भूस्वामी बोलेगा आपने तो मुझे सूचना ही नहीं दी कि ज़मीन को आप सरेंडर कर रहे हैं, तो अगला साल का भी आप ही को लगान का भुगतान करना होगा, क्योंकि हम तुरंत बंदोबस्त ये ज़मीन किसको करेंगे। ठीक है, तो 72 में है भूमि का सरेंडर। ठीक है, यदि कोई रैयत जो है वो किसी पट्टा या करार से आबद्ध न हो तो डीसी की लिखित मंजूरी से भूस्वामी को जमीन जो है वो अभ्यर्पित कर सकता है। इसमें भूस्वामी सरकार भी हो सकता है, भूस्वामी जमींदार भी हो सकता है। अभी तो जमींदार नहीं होंगे, सरकार होंगे। ठीक, तो भूस्वामी को जमीन जो है सरकार को अभ्यर्पित कर सकता है, लेकिन 4 माह पहले उसको दे देना होगा सूचना कि हम जमीन सरेंडर कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, हम जमीन से नहीं कमा रहे हैं, हम जमीन सरेंडर करेंगे। अगर आप अचानक से ज़मीन को सरेंडर कीजिएगा तो अगले माह का भी लगान जो है वो ज़मीन का चुकाइए, बस यही है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि सरेंडर किस में है, तो 72 में रैयत द्वारा भूमि का सरेंडर। कोई रैयत अगर किसी पट्टे या करार से आबद्ध न हो तो वह किसी कृषि वर्ष के अंत में डीसी की लिखित मंजूरी से अपनी जोत को सरेंडर अभ्यर्थित कर सकेगा, परंतु इसकी सूचना रैयत द्वारा भूस्वामी को सरेंडर के 4 माह पूर्व देना आवश्यक है। अन्यथा सरेंडर के पश्चात अगले कृषि वर्ष के लिए जोत के लगान का भुगतान भूस्वामी को करना होगा। ठीक है, 72 में सरेंडर। अब 73 में भूमि का परित्याग। कुछ नहीं करता है कोई रैयत, उसको भूमि को त्याग दिया, ना खेती न कोड़ रहा है, न जोत रहा है, न भूमि को देखने जा रहा है, ना भूमि से उसको कोई मतलब है, ना भूमि का वो लगान दे रहा है, कुछ नहीं, भूमि को परित्याग कर दिया है। ऐसी स्थिति में भूस्वामी क्या करेगा? भूस्वामी जो है वो क्या करेगा? ऐसी स्थिति में डीसी को सूचना देगा इसका कि भूमि का परित्याग कर दिया है फलाना आदमी, हम दूसरा को बंदोबस्त कर दे रहे हैं, दूसरा को बंदोबस्त कर देगा, बस भूमि का परित्याग यही है। लेकिन यदि तब तक बंदोबस्त नहीं किया गया हो और फिर रैयत का मन बदल गया, सोचा कि हम भूमि को पुनर्बंदोबस्त करवा लेते हैं, भूमि तो परित्याग कर दी है, हम फिर बंदोबस्त करवा लेते हैं, तो वो अधिभोगी कोई रैयत है तो 3 साल के अंदर, और कोई अंधिभोगी रैयत है, मतलब जो उपभोग का अधिकार जिसको नहीं है उसका, अंधिभोगी रैयत जो है वो 1 वर्ष के अंदर उपायुक्त को आवेदन देगा कि ऐसा है महोदय कि हमने स्वेच्छा से भूमि का परित्याग नहीं किया था, हमारी स्थिति ही इतनी खराब हो गई थी कि हम ज़मीन में बीज बोने में अक्षम थे, हम खेती कार्य करने में अक्षम थे, हम कर्जदार हो चुके थे, लगान देने में अक्षम थे, तो इसलिए हमको भूमि को फिर से हमको खाने पीने के लिए बंदोबस्त कर दिया जाए। तो ऐसा सुनने पर डीसी जांच करेगा, यदि पाएगा कि सही बोल रहा ये आदमी, स्वेच्छा से इसने ज़मीन का परित्याग नहीं किया था, तो फिर क्या करेगा? इसको पुनः बंदोबस्त कर देगा। समझने वाली चीज़ है, जो लिखा हुआ है कि धारा 73 रैयत द्वारा भूमि का परित्याग, मतलब रैयत द्वारा यदि भूमि का परित्याग कर दिया गया, ना देख रहा है, ना जोत रहा है, ना कोड़ रहा है, ना लगान दे रहा है, तो भूमि परित्याग हो गया।
तो परित्यक्त भूमि जो है, अब फिर मन बदल गया उसका कि नहीं हमको भूमि लेना, हम क्या खाएंगे, तो परित्यक्त भूमि के लिए कोई अधिभोगी रैयत 3 वर्ष के भीतर और अंधिभोगी रैयत 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त भूमि पर कब्जा वापस लेने के लिए डीसी को आवेदन देगा। फिर डीसी आवेदन का जांच करेगा उसका बात का कि वो स्वेच्छा से परित्याग नहीं किया है, अपना मन से परित्याग नहीं किया है, मजबूरी में आके परित्याग किया है। तब बोलेगा ठीक है, बकाया लगान को आप चुका दीजिए और ज़मीन आपको पुनः कब्जा में दे दी जाएगी। ठीक, यही है बात। तो मोटा मोटी यही कॉन्सेप्ट है कि आपको 72 धारा में सरेंडर है, 73 में जो है भूमि का परित्याग है, हम भूमि परित्याग कर दिए। लेकिन अगर भूमि परित्याग किए और हम फिर कब्जा चाह रहे हैं, और तब तक भूमि किसी को बंदोबस्त नहीं किया जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर किसी तीसरा आदमी को बंदोबस्त कर दिया गया तो फिर आपको कहाँ से वो भूमि देगा। तो हम फिर बंदोबस्त चाह रहे हैं भूमि का, तो हम आवेदन देंगे। अधिभोगी रैयत को 3 साल ग्रेस पीरियड मिलता है, अंधिभोगी को 1 साल मिलता है। वो बोलेगा कि सर ऐसा है महोदय कि हम स्वेच्छा से भूमि का परित्याग नहीं किए, आप जांच कर लिए, तो बकाया लगान चुकाएगा और फिर भूमि पर उसको कब्जा मिल जाएगा। तो 72 हो गया, 64 हो गया कोड़कर, 71 का क हो गया SAR कोर्ट का प्रावधान। यदि 46 का उल्लंघन किए करके भूमि का अंतरण हुआ है तो फिर आदिवासी को भूमि दिलाएगा मूल रैयत को। 71 ख में गलत ढंग से अंतरण हुआ है तो उसके लिए क्या कठोर दंड है, 3 साल का कारावास, 1000 रुपया, 50 रुपया डेली हो गया। 74, 71 का क, 71 का ख। 72 धारा 72 सरेंडर, धारा 73 भूमि का परित्याग, धारा 75 भूमि का माप। हर भूस्वामी को हक होगा अपना भूमि को माप कराने का कि कितना फीट है लंबा चौड़ा, माप करवाने का हक होगा। और क्या होगा, संपदा का सर्वेक्षण का अधिकार होगा। देखिए भूमि का माप 75, प्रत्येक भूस्वामी को अपनी भूमि को मापने, संपदा का सर्वेक्षण करने का अधिकार होगा। यदि कोई अधिभोगी रैयत, यदि कोई रैयत जो अधिभोग का अधिकार प्राप्त करता हो, भूस्वामी को सर्वेक्षण से रोकता है, भूमि के माप का विरोध करता है, तो भूस्वामी जो है वो डीसी को आवेदन देकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर सकता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आज के डेट में क्या हो सकता है, आज के डेट में भूमि स्वामी सरकार है, सरकार चाहेगी तो कोई भी भूमि का माप कर सकती है। किसी भी सरकार भूस्वामी है, किसी भी भूमि का, आपके अपने स्वयं के रहती भूमि का भी वो आकर माप कर सकती है। अगर संपदा है, अगर कोयला है भूमि के अंदर, कोई खनिज है, उसका सर्वेक्षण कर सकती है। आप नहीं रोक सकते हैं। यदि आप रोकते हैं तो तुरंत डीसी कार्यालय में सरकारी ऑर्डर जाएगा और डीसी साहब के ऑर्डर से फिर क्या होगा, फिर भूमि का आपका माप होगा। यही है, लैंग्वेज समझने से होगा कि लैंग्वेज कहता क्या है, भूमि का माप। तो सीधा आप जानिए सरकार को पूरा अधिकार प्राप्त है अपना भूमि को मापने का, संपदा का सर्वेक्षण का, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चले तो सरेंडर 72, भूमि का परित्याग 73, 75 भूमि का माप। यहाँ आपका अध्याय 10 भूस्वामी काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध कोड़कर जैसे प्रावधान जो है वो समाप्त हो जाते हैं। 75 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग अध्याय 10 के बाद जो कि 64 से 75 तक था धारा, अध्याय 10, ठीक है, उसके बाद हम लोग धारा 76, 77, 78, 79 इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानेंगे। ये इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नहीं है जानने का। केवल हम जानेंगे कि अध्याय 11 जो है हमारा लेसन जो 11 है वो धारा 76, 77, 78, 79, 76 से 79 तक संबंधित है, जिसमें रूढ़ी और संविदा का प्रावधान है। ठीक है, कुछ संविदा कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान है, कुछ रूढ़ी परंपरा का प्रावधान है। ठीक, अध्याय 11। तो अध्याय 10 हमने देखा भूस्वामी काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध है, धारा 64 से 75 तक, धारा 76 से 79 तक रूढ़ी और संविदा अध्याय 11। ठीक, अध्याय 12 हम चलते हैं। अध्याय 12 79 के बाद 80 से 100 याद करने में भी आपको आसान होगा। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, अध्याय 10 में
अध्याय 10 में आप देखें धारा 64 से 75 तक, 76 से 79, धारा 11, ठीक है। धारा 12 कितना है, 80 से 100। कुछ नहीं इसको याद करने में, ठीक। आप यहाँ ये 3 तो रट सकते हैं अभी, ठीक। अध्याय 10 भूस्वामी काश्तकार के लिए प्रकरण उपबंध जो है, अध्याय 10 64 से 75। रूढ़ी और संविदा किस में है, धारा 76 से, अध्याय 11 में, 76 से 79 में, 80 से 100, 80 से 100, ठीक है, अध्याय 12 में। इसमें क्या है, इसमें अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड, राइट्स, इसकी बात की गई है, ठीक है। अधिकार अभिलेख और लगान निर्धारण की बात की गई है। वैसे तो हमने लगान के बारे में साधारण उपबंध पहले भी पढ़ चुका है, कैसे लगान निर्धारित करेगा, ठीक है। तो सारा पावर डीसी को है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं पढ़ रहा है, मात्र हमने धारा 80 को छाटा है, धारा 82 को छाटा है, जो हमको जानने लायक है कि इस धारा में ये है, और धारा 83 को छाटा है, ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा जो है वो 83 है। जैसे उधर हमने 64, 71 क, 71 ख बता दिया आपको, 72, 73, 75 बता दिया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा जो है अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और लगान का निर्धारण, अध्याय 12 80 से 100 के बीच 83 धारा है। तो पहले आप 83 धारा को ही जान जाइए। धारा 83, धारा 83, धारा 83 क्या है कि अधिकार अभिलेख का प्रकाशन, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सब रिकॉर्ड को क्या करता है, जो भी ऑर्डर होता है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उसको लिख के रखा जाता है अभिलेख के रूप में, तो वो रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर जो भी कानून होता है, कानून में कुछ संशोधन होता है, कुछ प्रविष्टि होता है, कुछ नया नियम बनता है, कुछ घटता है, सरकार को तो इसका अधिकार प्राप्त है। तो ये जो अधिकार अभिलेख है जो लिखा जाता है उसको प्रकाशित कौन करेगा, तो राजस्व अधिकारी करेगा। इस अध्याय 12 में अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण की चर्चा की गई है। तो इस अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण में एकमात्र अधिकारी राजस्व अधिकारी की चर्चा है, उसी को सब पावर दिया गया है, ठीक है। यह राजस्व अधिकारी और कोई नहीं, आपके उपायुक्त महोदय डीसी साहब ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सीएनटी एक्ट में सेंटर में उपायुक्त को, केंद्र में एक ध्रुव की भांति उपायुक्त को रखकर पूरे कानून का ताना बाना या खाका जो है वो सजाया गया है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए। 83 इंपॉर्टेंट है। 83 क्या बोलता है, अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है, अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन। पहले हमने कुछ उसका प्रारंभिक कुछ लिखित दस्तावेज है, कुछ कानून में कुछ प्रविष्टि हुआ है तो उसका हमने प्रकाशन कर दिया, पहला प्रकाशन किया। अब प्रकाशन के बाद कुछ उसमें संशोधन भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जनता से भी, लोकतांत्रिक देश है तो जनता से भी हम कुछ मांगते हैं कि हमारा यह कानून है, इसमें क्या संशोधन होना चाहिए, आपके क्या विचार हैं। तो जनता के द्वारा, सभ्य समाज एनजीओ के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कुछ कुछ कमेंट्स आते हैं, उस पर सरकार विचार करती है और उसमें संशोधन करती है फिर, ठीक है। तो अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन होगा, फिर संशोधन होगा, फिर अंतिम प्रकाशन होगा। जब अंतिम प्रकाशन हो जाएगा तो 6 महीना तक जो है उस अंतिम प्रकाशन में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, वो अंतिम प्रकाशन के बाद 6 महीना तक उसको कुछ टच नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये जान लीजिए। तो अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन, संशोधन, फिर अंतिम प्रकाशन राजस्व अधिकारी के द्वारा होगा, ठीक है। ये कौन है, धारा 83। चलिए हो गया। हम लोग देख रहे थे अध्याय 12 धारा 80 से 100, ठीक है। अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड राइट की बात है यहाँ पर, और लगान का निर्धारण, ठीक। लगान के निर्धारण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, संक्षिप्त में जान जाइए कि यदि लगान में विवाद हो गया,
जोत का विभाजन हो गया, लगान में विवाद हो गया, तो राजस्व अधिकारी उसका क्या करेगा, राजस्व अधिकारी उस वाद को अपने यहाँ लाएगा, उसका क्या करेगा, निपटारा करेगा, जरूरत पड़ेगा तो न्यायालय में भेजेगा। यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लगान के निर्धारण के बारे में आप शॉर्ट में जानिए। अधिकार अभिलेख में क्या है, राज्य सरकार मतलब झारखंड सरकार किसी राजस्व अधिकारी मतलब डीसी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र जहाँ पर वो पदस्थापित है कि भूधृति भूमि या संपदा का सर्वे कराने या उससे जुड़े अधिकार अभिलेख का सर्वेक्षण कराने का आदेश दे सकती है। हाँ, तो राज्य सरकार आदेश देगी तो उसी आदेश को न तामील किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, तो राजस्व अधिकारी करेगा तामील। तो राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, किसी राजस्व अधिकारी को, राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी को या द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में मतलब किसी क्षेत्र में भूधृति लैंड भूमि मान लीजिए भूमि या संपदा का सर्वे करने, मतलब राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में भूधृति या संपदा का सर्वे करने या उससे जुड़े अगर कोई अधिकार अभिलेख है, रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उसका सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकती है। धारा 80 कहता है कि राज्य सरकार राजस्व अधिकारी को भूमि का, ठीक है, या संपदा का सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकती है, या फिर कोई अधिकार अभिलेख उससे जुड़ा हुआ है तो उसका सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकती है 80 में। ठीक, 82 में क्या है कि राज्य सरकार भूस्वामी, कोई मान लीजिए भूस्वामी है, कोई भी भूस्वामी है, जमींदार है, कोई भी जमींदार तो अभी अब रहा नहीं, तो भूस्वामी, अभी किसी को भी आप रैयत ही मान लीजिए किसी को, राज्य सरकार भूस्वामी, जब बना था कानून उस समय था जमींदार लोग, इसलिए भूस्वामी बार बार लिख दिया गया है कानून में। तो राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों स्वत्तधारियों से मतलब मोटा मटली समझ लीजिए उसी तरह जिसका बड़ा बड़ा प्लॉट है जमींदार टाइप का, तो राज्य सरकार, इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं जाना, मैं पहले पढ़ देता हूँ। देखिए, राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों स्वत्तधारियों के बीच जल का उपयोग और बहाव के विषय में मौजूद संभावित विवादों का हल निकालने के लिए राजस्व अधिकारी को निर्देश दे सकती है, और कुछ नहीं है। कहने का मतलब है 82 में राज्य सरकार जो है निर्देश देगा राजस्व अधिकारी को कि मेरे बीच मतलब सरकार के बीच और जो कोई भूस्वामी है, कोई काश्तकार है, कोई रैयत है, उसके बीच कोई जल का बहाव है, कोई नाला है, नदी है, जल स्रोत है, उसका बहाव या उसका उपयोग के विषय में कोई विवाद है, तो इस राजस्व अधिकारी उसका जो है वो क्या करेगा, हल कर देगा। ठीक है, तो यही है, ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप जानिए कि धारा 80 में क्या है, धारा 82 में क्या है, ये आपको ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। आप खाली इतना जानिए कि अध्याय 10 के बाद अध्याय 11 हमने देखा, रूढ़ि और संविदा देखा। ठीक है, अध्याय 12 80 से 100 है, इसमें आपको लगान का निर्धारण और उसके साथ अधिकार अभिलेख की चर्चा है। तो अधिकार अभिलेख, लगान का निर्धारण 80 से 100 अध्याय 12। ठीक है, अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन, संशोधन, फिर अंतिम प्रकाशन, ठीक है, राजस्व अधिकारी करेगा धारा 83, बस धारा 83 याद रखिए। ठीक, 80 में तो है कि वह सर्वेक्षण कर सकता है भूमि का, संपदा का, अधिकार अभिलेख का। फिर 82 में क्या है कि कोई जल विवाद होगा, जल का उपयोग और बहाव के विषय में जो विवाद होगा तो उसका निपटारा भी राजस्व अधिकारी करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा अध्याय 13 आ जाएगा। उम्मीद करेंगे कि हमें अध्याय 13 और 14 को एक दिन में समाप्त कर दें। ठीक है, एक वीडियो में, तब आपका लगभग में अब CNT जो है समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो हाँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शाइनिंग स्टार एकेडमी का नाम जो है वो चेंज हो गया है, उसका नाम जो है एड शाइन के रूप में वो जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो एड शाइन के जितने भी वीडियो आ रहे हैं, आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी भेज दूंगा, उससे आप टेलीग्राम से आप ज़रूर से हमसे जुड़ जाएं।
तो हम और हमारी टीम जितना हो सके आपको सहयोग देगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन करेगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको आज का अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।